रेडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये काफ़ी लंबा लॉकडाउन हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया और इस ऑनलाइन क्लासेस से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड 9 के लिए आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो शुरू कर रहे हैं। आप ये इंट्रोडक्शन टाइप का है ये वीडियो, थोड़ा सा इसमें ये जानेंगे कि वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ये जानना है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और इस चैप्टर का मुख्य एम क्या है, मुख्य इसमें किन किन बातों पर वो रोशनी डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड 9 का हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या है और कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं। रिवॉल्यूशन मतलब होता है चेंज। रिवॉल्यूशन मतलब होता है चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पहले सिस्टम रहा होगा उसमें चेंज आया तभी वो रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर चेंज नहीं आया तो वो रिवॉल्यूशन नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में 3 रिवॉल्यूशन हुए हैं। एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री में हमको 3 रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। क्लास 9 10th में मिला के 3 रिवॉल्यूशन पढ़े, इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन। तो आज सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और स्पष्ट कर दें स्टूडेंट कि क्लास 6 to 8 में आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। जो कुछ भी था वो इंडिया के बारे में था, इंडिया से रिलेटेड था। लेकिन क्लास 9 10th में आप वर्ल्ड हिस्ट्री और साथ में थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री को मिला के पढ़ेंगे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि फ्रांस विदेशी देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है फ्रांस, वहाँ के बारे में पढ़ना तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जानकारी हो, इसीलिए 9th में इसको डाला गया है। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि ये घटना, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये दुनिया को बदलने वाला था। ये सिस्टम जो फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ वो युगांतरकारी कहा जाता है, युग को बदलने वाला था। हम लोग जानते हैं कि पहले राजाओं के शासन हुआ करते थे, किंग्स होते थे। हमारे यहाँ भी राजा होते थे। मुगल एम्पायर में हमने देखा, उसके पहले एशियन टाइम में भी, मेडिवल पीरियड में भी राजा होते थे, राजा का शासन होता था इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सिर्फ राजा होते थे, पूरी दुनिया में उस समय राजाओं का शासन होता था। और राजा अच्छे भी होते थे और बुरे भी होते थे। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं फ्रांस का, तो उस समय भी वहाँ पे राजा का शासन था। और उस समय वहाँ के जो राजा थे वो लुईस 16। कौन थे? लुईस 16। और ये लुईस 16 काफी डिस्पोटिक रूलर था, निरंकुश था। ये अपने मन का चलाता था हमेशा, और वो हमेशा कहता था कि माई विल इज लॉ, मेरा इच्छा ही कानून है। हम जो कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। और जो कहते हैं वही मानना होगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इस तरह से किस तरह का राजा था, तो ये बात अलग है। इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो 14 जुलाई की घटना से। 14 जुलाई 1789 को एक घटना हुआ जिसमें बहुत सारे संख्या में लोग, लगभग 7000 लोग पेरिस के सड़कों पर सरकार का विरोध करने के लिए बाहर निकल गए थे। और ये विरोध इसलिए हो रहा था कि वहां का जो स्टेपल फूड था, ब्रेड, जो उस समय के लोग वहां पे ब्रेड खाते थे, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ के लोग ब्रेड ही खाते थे, स्टेपल फूड था।
और उसका प्राइस काफी हाई हो गया। और प्राइस हाई होने का कारण था कि राजा ने ब्रेड पर भी टैक्स लगा दिया, और ब्रेड पर टैक्स लगाने की वजह से ये काफी महंगा हो गया था, और जिसके वजह से जो कॉमन लोग थे उसे वो खरीद नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से वो सरकार का विरोध करने के लिए पेरिस के सड़कों पर उतर आया, और उसने वेस्टिल नाम के किला पर, जो राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल था, उस पर अटैक कर दिया। वेस्टिल पर ये एक फोर्ट था जहां पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उसको रखा जाता। इस फोर्ट पर उसने अटैक कर दिया, और यहाँ पे जो भी राजनीतिक बंदी थे, पॉलिटिकल थे प्रिजनर्स, उसे छुड़ा दिया। क्योंकि और वो जो लोग थे जो इस आंदोलन में, जो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, वो हथियार लूटना चाहते थे, इसी के लिए उसने वेस्टिल पर अटैक किया था, लेकिन वहां कोई हथियार नहीं मिला। ये उस समय ये अफवाह भी फैल गई थी, रूमर्स भी फैल गया था कि राजा ने ये ऑर्डर दिया है कि वो पब्लिक पर फायर ओपन कर दे, यानी कि पब्लिक पर उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। ये अफवाह था, और इसके वजह से भी लोग काफी गुस्से में थे, और उसने वेस्टिल के जो कमांडर थे उसकी हत्या कर दी, और वहां पे जो भी थोड़ा बहुत हथियार मिला था वो लूट लिया। और इस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा, वो कारणों को समझने के लिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी का। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी फ्रांस का क्या स्थिति था, सामाजिक स्थिति 18वीं सदी में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1774 ईस्वी में लुई 16 नाम का एक व्यक्ति, जो बर्बन फैमिली से था, बर्बन डायनेस्टी, बर्बन फैमिली का था, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और फ्रांस की गद्दी पर जब वो बैठा तो उस समय उसका एज मात्र 20 ईयर, कितना, मात्र 20 ईयर। और 20 ईयर के जो लोग होंगे उसको कितना अनुभव होगा शासन का, ये समझा जा सकता है। इसकी शादी भी उस समय हो गई थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से, जो राजा की सलाहकार या बुरी सलाहकार थी, वो जब भी कुछ सलाह देती थी तो हमेशा गलत ही होता था। और 1774 ईस्वी में जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो उस समय जो शाही खजाना था, जो वो ट्रेजरी था, वो पूरा खाली था। और खाली होने का वजह था कि फ्रांस लंबे समय से बेमतलब का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में लगा हुआ था। और इसके साथ साथ जो वर्साई में, जो मुख्य शहर से हटके, मुख्य सिटी से हटके वर्साई में राजा का बहुत बड़ा महल था, जिसमें कि काफी फिजूल खर्ची थी। 5000 उस महल में 5000 नौकर चाकर थे जो राजा और रानी के सर्विस के लिए थे। तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता था, साथ ही साथ जो राजदरबार का खर्च था वो भी ज्यादा था। तो इन सब खर्च के वजह से जो फ्रांस का ये खजाना था वो बिल्कुल खाली हो गया। अब जो रोज के खर्चे होते हैं उसको चलाने के लिए सरकार को या लुई 16 को टैक्स बढ़ाना था, और टैक्स वहाँ बढ़ाने के अलग नियम थे। वो टैक्स राजा सीधे नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। अब स्टेट जनरल की बैठक बुलाने के लिए वो सारे जो मेंबर थे वहाँ पे फ्रांस के सोसाइटी में, वो 3 ग्रुप में जो बटे हुए मेंबर थे। पहला ग्रुप था कलेर्जी, जिसको जिस तरह से कि हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, उस समय वहाँ पर चर्च होता था, चर्च में वो कलेर्जी होते थे, जो काफी इसके पास प्रिविलेज था, काफी पैसा वाला था, ये कलेर्जी था। इनको फ्रांस की लुई 16 ने टैक्स देने से मना कर दिया था, इसको कोई टैक्स नहीं देना होता था, क्योंकि ये सबसे अमीर वर्ग थे, तब भी इसको टैक्स नहीं देना होता। दूसरा था नोबेल, जो बड़े बड़े सामंत जमींदार होते थे
पास था, लेकिन ये भी टैक्स नहीं देते थे। और थर्ड स्टेट में था, इसको फर्स्ट स्टेट कहा जाता था, फर्स्ट स्टेट, और ये होता था सेकंड स्टेट। और जो कॉमन लोग थे, गरीब लोग जो थे, कॉमन पीपल, इसमें लेबर, छोटे किसान वगैरह, ये थर्ड स्टेट में आते थे और सारा टैक्स इन्हीं को देना होता था, थर्ड स्टेट को। और क्योंकि ये गरीब थे, इनके पास उतना पैसा नहीं था, बहुत कम खेती थी, छोटे किसान थे ये लोग, तो सारा टैक्स इनको देना होता था, जिस पर टैक्स का जो दबाव था वो पहले ही बहुत ज़्यादा था। अब जब ये खजाना खाली था तो सरकार ने इस पर और राजा ने इस पर और टैक्स लगाने का विचार किया, जिसके लिए इसको स्टेट जनरल से परमिशन लेना था। स्टेट जनरल ने इसको परमिशन नहीं दिया और उसने बहुत सारे डिमांड पहले अपना रखा, जिसकी वजह से राजा काफी गुस्सा हो गया और उसने जो डिमांड थे उसके वो सारा लेटर को फेंक दिया। और इस तरह से ये फ्रांस जो है वो काफी विकट स्थिति में हो गया था। बेफिजूल के युद्ध करके इसने विदेशों से बहुत सारा कर्ज ले लिया था और कर्ज को चुकाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, उसके लिए भी टैक्स बढ़ाना था। और इधर जो गरीब लोग थे वो टैक्स देना नहीं चाहते थे, और जिसकी वजह से ये घटना हुई, फ्रांस का क्रांति हुई। और इस रिवॉल्यूशन के बाद पूरा सिस्टम ही फ्रांस का बदल गया। और इसमें जो राजा थे उन्हें अंततः फांसी हो गई, फांसी दे दिया लोगों ने, रानी की भी हत्या हो गई, और इस तरह से फ्रांस में एक नया शासन व्यवस्था का शुरुआत हुआ। तो ये चैप्टर अभी इंट्रोडक्शन है, इसके आगे वाले वीडियो में हम और भी बताएंगे इसको और डिटेल से, जिसमें बहुत सारी बातों की और जानकारी मिलेगी। तो अभी इसको देखना है। स्टूडेंट आपके पास बुक तो अवेलेबल हो ही गया होगा, और क्योंकि ये नया बदलाया नहीं है, पुराना बुक भी चल रहा है, तो आप अगर नहीं है बुक तो आप व्यवस्था इधर उधर से कर सकते हैं और इसको एक बार पढ़ना है घर में, और अगले वीडियो में हम इसको और डिस्कस कर देंगे। ओके।